आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एम मतलब मेडिकल, टी मतलब टर्मिनेशन, पी मतलब प्रेगनेंसी। मतलब हम लोग प्रेगनेंसी है वो जो उसको कंटिन्यू नहीं होने देके उसको हम लोग पहले स्टॉप कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। किस कारण से? मेडिकल रीजन से या फिर मेडिकल हेल्प की सहायता से हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये एक टाइप का कौन सा अबॉर्शन है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है कि ये अबॉर्शन है वो इंड्यूस करा जा रहा है मेडिकल कारणों की वजह से। उसमें क्या क्या कारण है, कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या नियम है, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़रूरी भी है। ठीक है, तब हम बात करते हैं इसके एमटीपी एक्ट के बारे में। ठीक है, ये एमटीपी एक्ट क्या है? ये एक लॉ का, ये कानून का एक ऐसा सेक्शन है जो कि 1971 में बनाया गया था और ये केम इनटू एक्शन, ये लागू कब हुआ? तो ये 1972 से लागू हुआ। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कानून कब बनाया गया था? तो ये 1971 में बनाया गया था। और ये लागू कब से हुआ या एक्शन में कब से आया? तो ये 1972 से एक्शन में है। ठीक है, अब इंडिया में हम लोग अप टू 20 वीक्स, इस कानून के तहत हम लोग अप टू 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि इसको टर्मिनेट करने के कारण क्या क्या है। इसमें कारण अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं और इन सब को कैसे करा जाता है, प्रॉपरली कैसे करा जाता है, कौन इसको लीगली कर सकता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, इसमें 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जा सकता है। ठीक है, लॉफुली, है ना। 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में भी अप टू 12 वीक, अप टू 12 वीक्स जो प्रेगनेंसी है उसमें सिर्फ सिंगल डॉक्टर, एक अकेले डॉक्टर का ओपिनियन इनफ है। एक अकेला डॉक्टर है वो अपने ओपिनियन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। अगर 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, 12 से 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तब हमें क्या चाहिए? तब हमें चाहिए 2 डॉक्टर का ओपिनियन। ठीक है, 2 डॉक्टर्स ओपिनियन। 2 डॉक्टर का ओपिनियन क्यों चाहिए? ताकि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि ये हम लेबर ये इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं होने देके हम लोग उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो कहीं उसका मैटरनल हेल्थ पे या फिर जो बच्चा अबॉर्ट कर रहे हैं वो 20 वीक से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये लीगली एज वेल एज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 12 से 20 वीक के बीच में 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। पर करेगा कौन? करने वाला सिंगल डॉक्टर ही होगा, बट ओपिनियन 2 डॉक्टर्स का चाहिए। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन की कंसेंट, कि इसकी सहमति कौन देगा? सहमति किस किस की चाहिए? तो अगर फीमेल है, वो मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड है, तो सिर्फ उसकी खुद की कंसेंट चाहिए। ठीक है, हस्बैंड की कंसेंट नहीं चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक फीमेल आती है, मोर देन 18 ईयर ओल्ड है, तो अगर वो रिटर्न कंसेंट का मतलब आप लिखित में लेंगे उससे कि वो इस चीज के लिए सहमत है और वो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। या फिर फीमेल्स लेस देन 18 ईयर ओल्ड, अगर 18 साल से कम है, ठीक है, या फिर वो मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या फिर उसकी मेंटल स्टेट है कि वो कंसेंट नहीं दे सकती, उसकी कंसेंट वैलिड नहीं है, तो इस स्थिति में गार्जियंस, पेरेंट्स या फिर उसके जो साथ वाले हैं उनकी कंसेंट जरूरी होती है। तो हर एक चीज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमटीपी एक्ट कब बनाया गया? 1971। ये लागू कब हुआ? 1972। इसमें कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं? तो अप टू 20 वीक्स की प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। 12 वीक तक सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, 12 से 20 वीक के बीच में डबल डॉक्टर्स ओपिनियन चाहिए। बट करने वाला डॉक्टर कौन होगा? करने वाला डॉक्टर सिंगल डॉक्टर ही होगा। ठीक है, कंसेंट के बारे में हो गया हमारा। अब ये कौन से डॉक्टर हैं जो ये कर सकते हैं? ठीक है, हु कैन डू एमटीपी? ठीक है, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है। एमबीबीएस डॉक्टर में भी उसमें शर्त क्या दे रखी है कि उसने मिनिमम 25 केसेस हैं वो अटेंड कर रखे हैं, है ना। मिनिमम 25 केसेस का उसको प्रीवियसली एक्सपीरियंस है, या फिर ऑब्स्टेटिक और गायनिकोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा जिसने कर रखा हो। ठीक है, जिसने हाउस जॉब कर रखा हो लेस देन मोर देन 6 मंथ्स का, या फिर ओबीजी में डीजीओ, या फिर एमएस
ओबीजी, ऑब्स्टेटिक्स और गायनिकोलॉजी में जो डिग्रीधारी हैं या फिर जो डिप्लोमाधारी हैं। अब कहाँ पर कर सकते हैं? तो करने के लिए सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो ऑथोराइज्ड है, उसमें स्पेसिफिक डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में उनको ये वाले मिनिमम 25 केसेस करवाए जाते हैं। 25 केसेस के बाद में वो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बाद में वो लीगली एमटीपी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सर्टेन अलाउड है, उनमें करा जा सकता है, बट वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये एमटीपी करे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि एमटीपी हमने देख लिया, एमटीपी का नियम क्या है, कानून क्या है, कब बना था, उसमें कब तक कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कौन सी जगह पे कर सकता है। अब एमटीपी करने के सर्टेन कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो आप, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी, तो उसके कारण क्या है? तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज हो सकती है मदर की हेल्थ। ठीक है, मदर की हेल्थ से रिलेटेड इश्यू अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि ये प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करी गई तो ये माँ की जान को खतरा है, तो उसमें हमें डिसकंटिन्यू करना है, उसमें हमें एमटीपी करना है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? फिटस है, फिटस के रिलेटेड कारण है कि ये बच्चा अगर पैदा होता है या बच्चा ये प्रेगनेंसी टर्म तक जाती है तो ये बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा होगा, उसमें कुछ कारण रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और तीसरे हमारे सोशल और अदर जो रीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कारण के बारे में। ठीक है, तो मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कारणों में क्या आता है? सबसे पहले एक ये टर्म दे रखी है क्लार्क्स क्लास 3। ये क्लार्क्स क्लास 3 क्या है? ये क्लार्क्स क्लास 3 है कि मदर की हेल्थ में सीरियस इश्यूज है कार्डियक रिलेटेड, है ना। तो कार्डियक रिलेटेड इसमें क्या है कि क्लास 3 में जो मोर्टिलिटी रेट है वो 30 से 50% के आसपास होती है। तो अगर इस फिटस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर से, और मदर के पास में जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट में कोई ऐसी डिजीज है जिससे कि अगर उस हार्ट पे ओवरलोड दिया गया, उस हार्ट पे ओवरलोड पड़ा तो वो फेल्योर में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्लास 3 में हमें क्या करना है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? क्रोनिक रीनल डिजीज, मदर के दोनों गुर्दे हैं वो खराब है, दोनों गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, इस स्थिति में भी करना पड़ता है। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ऐसी हाइपरटेंशन जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में भी हमें क्या करना पड़ता है? प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। या फिर मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, मदर है वो सिजोफ्रेनिक है, साइकेट्रिक इलनेस है, तो अगर साइकेट्रिक पेशेंट है वो खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही, तो ऐसी फीमेल्स प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाती। ऐसे में हमें क्या करना होता है? टू बी ऑन सेफर साइड, हमें वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करनी पड़ती है। दूसरे कारण आते हैं फिर बच्चे से रिलेटेड, फीटस से रिलेटेड। तो फीटस में क्या कारण हो सकते हैं कि कोई प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है। अब रेडिएशन एक्सपोजर से क्या होगा? रेडिएशन एक्सपोजर वगैरह से जब फीटस ग्रो कर रहा है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, मतलब उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, उस दौरान अगर मान लीजिए कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है तो ऐसे जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो अफेक्ट हो सकता है, और ऐसे जो फीटस हैं वो क्या है? उनमें विकृतियां पैदा हो सकती है, विकार पैदा हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। टेरेटोजेनिक ड्रग्स, प्रेगनेंसी पता नहीं चला और ऐसी दवाइयां दे दी गई, एंटी कैंसरस ड्रग या फिर ऐसी दवाइयां जिनसे कि जो कि नॉन टेरेटोजेनिक है। नॉन टेरेटोजेनिक का मतलब क्या है? कि ये दवाइयां लेने से शरीर में विकार पैदा हो सकते हैं। विकार पैदा होने वाली दवाइयों का अगर एक्सपोजर हो रखा है तो दिस इज एन इंडिकेशन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में आपने सुन रखा होगा। टॉर्च इन्फेक्शन से भी अगर इन्फेक्टेड, रूबेला से इन्फेक्टेड है तो ये भी क्या है? ये भी एक इंडिकेशन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ह्यूमैनिटेरियन, दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? पेशेंट है वो कोई रेप की विक्टिम है ना, पेशेंट को बलात्कार की विक्टिम है और बलात्कार के बाद में पेशेंट के प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसी प्रेगनेंसी हम लोग मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। सोशल कारण क्या हो सकते हैं? पहले से 4 बच्चे हैं, है ना, और ये एक्सीडेंटली ये भी प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं
क्योंकि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकती फर्दर। बच्चे अगर मान लीजिए 4 बच्चे पहले से ही हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर 5वां बच्चा होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें अगर ये सर्कमस्टेंसेज है तो हम लोग उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पेशेंट ने ट्यूबल लाइगेशन ट्यूबेक्टमी करवाई और ट्यूबेक्टमी के बाद में प्रेगनेंसी हो गई, या फिर वासेक्टमी करवा रखी है, वासेक्टमी के बाद में कोई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे में हम लोग प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी को हम डिसकंटिन्यू करेंगे कैसे, उसमें क्या क्या सेफ तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे ये किस वीक तक कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उसमें आप क्या कर सकते हो, मेडिकली अबॉर्ट कर सकते हो, दवाइयां देके अबॉर्ट कर सकते हो। ये इस प्रकार का एक किट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एमटीपी किट, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड किट है। बट इसको सेफली हम आज आगे सीखेंगे, हम इसको सेफली कैसे यूज कर सकते हैं, सेफली कैसे प्रिस्क्राइब करा जाता है, कैसे इसको यूज करा जाता है। ये दूसरा क्या है, इसमें क्या है, ये सिरिंज है जिसमें कि सक्शन प्रेशर जनरेट करा जाता है और जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उनको खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। दिस इज कारमांस कैनुला। ये एक कैनुला है स्पेसिफिक जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये क्या है, ये डायलेट करने के लिए। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स जहाँ ओस है वो ओस क्लोज रहता है, उस क्लोज ओस को ओपन करने के लिए हम पहले छोटी साइज का कारमांस कैनुला डालते हैं, ये हेगार्स डायलेटर डालते हैं, उसके बाद में बड़ी साइज करते करते उसके बाद में ये क्यूरेटेज है। तो इस प्रोसेस को हम डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज बोलते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन बाय यूजिंग एमआर सिरिंज, सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन मतलब खींच के सक्शन के प्रेशर के द्वारा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन उसको बाहर निकाल देंगे, उसके लिए कारमांस कैनुला यूज करा जाता है। एमवीए, इसको शॉर्ट में एमवीए भी लिखते हैं। एमवीए कैसे यूज करते हैं, और डायलेटेशन और क्यूरेटेज, ये डायलेट करने के लिए और ये क्यूरेट करने के लिए। तो इनके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सक्शन एंड इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रेडिन, इथाक्रेडिन को एक्स्ट्रा एमनियोटिक हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद में उससे लेबर जो प्रेगनेंसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इंट्रा एमनियोटिक हम क्या क्या इंस्टिलेशन कर सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं। अगर इन सब से भी नहीं होता है तब हम बात करेंगे हिस्टेरोटोमी के बारे में। दिस इज हिस्टेरोटोमी नॉट एक्टोमी। हिस्टेरोटोमी का मतलब क्या, यूट्रस को ओपन करा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन उसको बाहर निकाला और वापस से क्लोज कर दिया गया। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एमटीपी। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 20 वीक तक ये अलाउड है हमारे पास में, ठीक है। अब 20 वीक तक अगर लेस देन 7 वीक्स की है तो ये दवाइयों से हो सकती है, दवाइयाँ इसके लिए सबसे बड़ी है। तो इसको हम मेडिकल या फिर ड्रग्स से हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। 7 से 15 वीक, 7 से 15 वीक में हम क्या कर सकते हैं, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। और अगर 15 वीक से ज्यादा है, 15 वीक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ। हम जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के पास में। अब हम बात करते हैं मेडिकल अबॉर्शन के बारे में। मेडिकल अबॉर्शन में कौन सी दवाई काम में ली जाती है, कौन से दिन दी जाती है, कैसे दी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो मेडिकल अबॉर्शन कब करेंगे हम, बेटर वे क्या है, बेटर वे है लेस देन 7 वीक्स। अब लेस देन 7 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, तो अप टू 49 डेज, अप टू 49 डेज की जो प्रेगनेंसी होगी या फिर अप टू 49 डेज की जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसको ये बेटर डील करता है। इसमें 99% ये इफेक्टिव है। लेस देन 7 वीक्स हुआ तो 40 अप टू 49 डेज। WHO के अकॉर्डिंग इससे कब तक कर सकते हैं, तो WHO के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं अप टू 9 वीक्स। तो ये
9 इंटू 7 कितना हो गया, ये अप टू 63 डेज अकॉर्डिंग टू WHO। बट इन इंडिया ये हम लोग कब तक मानते हैं, कब तक करते हैं हम लोग, अप टू 7 वीक्स तक मानते हैं। अप टू 7 वीक्स तक ये, अप टू 49 डेज तक ये अगर हम यूज करते हैं, ये दवाइयां यूज करते हैं, तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। कितना इफेक्टिव है, तो ये 99%, 99% तक ये इसकी सक्सेस रेट है। उसके बाद में ये जो 2 वीक है, अगर अप टू 9 वीक्स आप करते हो तो ये 95% पे इसकी सक्सेस रेट आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो अप टू 9 वीक्स है। 9 वीक्स में कितने दिन होते हैं, डेज में पूछा जाता है तो 63 डेज होते हैं। 7 वीक्स इंडिया में कब तक करते हैं इसको, 7 वीक्स तक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 7 वीक्स तक कितने डेज हो गए, अब 49 डेज हो गए। सक्सेस रेट की बात करें तो अप टू 7 वीक्स है, तो ये 99% सक्सेसफुल है। और अगर ये WHO वाले में पूछा जाता है तो ये 7 से 9 के बीच में इसकी सक्सेस रेट है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बड़ा हो गया है, तो इसकी सक्सेस रेट गिर के 95% रह जाती है। अब इसमें कौन कौन सी दवाइयां काम में लेते हैं, तो डे 1 पे हम लोग पहले देते हैं ओरल दवाई दे रहे हैं, ओरल मीफेप्रिस्टोन। ओरल मीफेप्रिस्टोन के बारे में एक और पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम है इसका RU486, रू 486। ठीक है, RU486। ठीक है, इसको किलिंग ड्रग भी बोलते हैं। किलिंग ड्रग क्यों बोलते हैं, कि ये फिटस को जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको किल करने का काम कौन सी दवाई करती है, तो ये मीफेप्रिस्टोन करती है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, डे 3 पे हम लोग 400 mg ऑफ मीजोप्रोस्ट टेबलेट देते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, वो हम वेजाइनली भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि वेजाइनली और ओरली में आप कौन सा प्रीफर करेंगे, तो प्रीफर तो हम वेजाइनली करेंगे, बट इट कैन बी गिवन बोथ वेज, ओरली और वेजाइनली। ठीक है, 200 माइक्रोग्राम की टेबलेट आती है, तो 2 टेबलेट देनी होती है साथ, तो 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्ट आपको देना होता है। कौन से डे पे, डे 3 पे। उसके बाद में क्या करना है, डे 15 पे क्या करना होता है, डे 15 पे पेशेंट को आपको वापस बुलाना होता है। ठीक है, डे 15 पे वापस क्यों बुलाना होता है, कि टू चेक या टू एंश्योर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या है कि ये एक्सीडेंटल जो प्रेगनेंसीज है उसके लिए अगर आप किसी को ये एडवाइज करते हो तो आपको पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि प्रेगनेंसी है वो इंट्रायूट्राइन है कि नहीं है। अगर इंट्रायूट्राइन नहीं है और एक्स्ट्रा यूट्राइन कहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस स्थिति में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होता है, पहले इंश्योर करना होता है USG के द्वारा कि ये इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, और बाद में आपको दोबारा कंफर्म करना होता है कि यूट्रस है वो एम्प्टी है, यूट्रस में अभी कोई प्रोडक्ट है वो बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, यूट्रस में अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन रुक गया, उसका कोई पार्ट रह गया या वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, पेशेंट क्रोनिकली ब्लीड करती रहेगी, सुपर इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्शंस होंगे, और इन्फेक्शंस के बाद में पेशेंट सेप्सिस में जा सकती है, सेप्टिक शॉक में जा सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक दवाई है, कॉशियसली इनको यूज करना चाहिए। 99% सक्सेसफुल है अप टू 7 वीक्स, 95% अप टू 9 वीक्स। इसका दूसरा नाम RU486 है, दिस इज किलिंग ड्रग, और ये डे 3 पे आपको मीजोप्रोस्ट देना होता है। मीजोप्रोस्ट से क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करेगी, ये फिटस को किल कर देगी, और ये दवा क्या करेगी, मीजोप्रोस्ट क्या करेगी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी, और कॉन्ट्रैक्शंस करवा के जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसको बाहर इवैक्यूएट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब 7 से 9 वीक के बीच में क्या होगा, 7 से 9 वीक के बीच में एक तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो 95% हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम बात कर चुके। डे 1 पे सेम आपको क्या देना है, ये मीफेप्रिस्टोन आपको देना है, और डे 3 पे आपको क्या देना है, ये देखिए यहाँ पे 400 माइक्रोग्राम्स दे रहे थे, वो आपको 400 की बजाय डबल करनी है डोज, 800 माइक्रोग्राम्स ऑफ मीजोप्रोस्ट वेजाइनली देना है। ठीक है, यहां पर आप वेजाइनली या ओरली दोनों दे सकते थे, बट यहां पर आपको वेजाइनली प्रिफरेबली देना है। ठीक है, यहां पर
400 माइक्रोग्राम में हमें 2 टेबलेट देनी पड़ रही थी और यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ रही है, 4 टेबलेट देनी पड़ रही है। ठीक है, वही सेम डे 15 पे आप वापस बुलाएंगे, यूएसजी कराएंगे और चेक करके देखेंगे कोई रेजिडुअल ब्लीडिंग या फिर रेजिडुअल कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यूट्रस में रुक तो नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, दैट इज सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन 7 वीक तक तो हमने बात कर ली थी, 7 वीक तक तो ये अच्छा है, 7 से 15 के बीच में ये वाला प्रिफर्ड मेथड है। अब इसमें क्या होता है, ये करते कैसे हैं, तो इट इज डन बाय यूजिंग कारमान्स कैनुला। अब कारमान्स कैनुला कैसा दिखता है, तो दिस इज कारमान्स कैनुला। ठीक है, इस तरफ एक टिप है, यहाँ पर एक आई बनी हुई है और ये पीछे की साइड में ये टिप है जो फिक्स करी जाती है। ठीक है, तो ये कैनुला है ना, तो कैनुला है, तो कैनुला का एक हिस्सा जैसे कि हम लोग रूटीनली काम में ले रहे हैं कैनुला, उसमें क्या होता है, एक हिस्सा शरीर के अंदर होता है, दूसरा हिस्सा शरीर के बाहर होता है। तो ये जो यूट्रस, ये जो पॉइंटेड एंड है, ये तो जाता है यूट्रस के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कारमान्स कैनुला है, कारमान्स कैनुला के नंबर आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, नंबर किस नंबर का कारमान्स कैनुला आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में हम पेशेंट को भेजते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, यूएसजी के लिए। तो यूएसजी में वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो करेस्पॉन्डिंग, मतलब जितने वीक की प्रेगनेंसी है उतने नंबर का कारमान्स कैनुला या फिर उससे एक नंबर लेस। ठीक है, 12 नंबर तक की कैनुला आता है, 12 वीक तक की प्रेगनेंसी में आप 12 नंबर यूज करेंगे, 13 वीक की में 12 नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ये करता क्या है, इससे ये अंदर की तरफ चला गया यूट्रस में और ये पीछे की तरफ ये नोजल हमारे पास में आउटसाइड रहती है, उसमें हम सक्शन लगा के सक्शन से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उनको बाहर निकाल लाते हैं। अब सक्शन में कितना प्रेशर होना चाहिए, तो ये प्रेशर होना चाहिए 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होना चाहिए खींचते टाइम। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस, वैसे तो ये प्लास्टिक कैनुला है ना, कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत कम होती है, पर थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अगर मान लीजिए ये वाला जो पॉइंटेड टिप है वो यूट्रस की वाल को छेदते हुए बाहर निकल गया है ना, यूट्रस की वाल को छेदते हुए बाहर निकल गया, छेदने को हम क्या बोलते हैं, परफोरेशन। तो इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यूट्रस का परफोरेशन हो सकता है, यूट्रस में ये छेद निकाल सकता है। ठीक है, अब ये छेद कब निकाल सकता है, वाइल डायलेटिंग द इंटरनल ओस, जब आपने ये मान लीजिए सर्विक्स है, आपने ये डाला और ये रोंग वे चला गया और ये डायलेट करते टाइम इंटरनल ओस के यूट्रस में जाने के बजाय यूट्रस में परफोरेशन कर दिया, छेद निकाल दिया। अब अगर ये इंटरनल ओस डायलेट करते टाइम अगर छेद निकलता है, डायलेटेशन के दौरान छेद निकलता है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये क्या है कि एक्सीडेंटली आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही ये क्या छेद निकल गया और वो बाहर निकल गया। बॉडी की क्या टेंडेंसी है, बॉडी इस टाइप का जो छेद होता है वो अगर ओवर द टाइम पेशेंट का बीपी फॉल नहीं कर रहा है, पेशेंट की पल्स रेट स्टेबल है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच, इंतजार करें कि ये जो छेद है ये अपने आप हील कर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। बट अगर आपने क्या है कि ये अंदर डाल दिया, अंदर डालने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि वाइल सक्शनिंग एंड इवैक्यूएशन उस दौरान पे ये यूट्रस में परफोरेशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यूट्रस के ऊपर क्या होता है, ये यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर क्या होता है, आंतें हमारी रहती हैं। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, सिग्मोइड कोलोन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपने ये छेद निकाल दिया, ये एक्सीडेंटली छेद निकल गया और एक्सीडेंटली छेद निकलने के बाद में क्या हुआ कि आंत इसके अंदर आ गई, आंत का हिस्सा फंस गया, आंत में अगर छेद हो गया, इंटेस्टाइन परफोरेट हो गई, इंटेस्टिनल इंजरी हो गई, तो ये क्या है, ये गंभीर स्थिति है ना। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं तब आपको क्या करना है कि इसको जो ये इसका टिप है उसको छेड़ना नहीं है, ज्यादा खींचाताड़ नहीं करनी है, इधर उधर हड़बड़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, तुरंत पेशेंट को ऑपरेट करना है, मिड लाइन लेप्रोटमी करके या फिर लेप्रोटमी के द्वारा आपको
ओपन करके देखना है कि ये इसने आंत का कौन सा हिस्सा है या आंत कौन सी आंत है उससे ये इंजर हुई है। अगर मान लीजिए आंत की इंजरी हुई है तो आंत की इंजरी रिपेयर करनी पड़ेगी और साथ में पेशेंट के ड्रेन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे सक्शन और इवैक्यूएशन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सक्शन और इवैक्यूएशन से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यूट्राइन परफोरेशन, यूट्रस फट सकता है, यूट्रस में छेद निकल सकता है। यूट्रस में छेद निकलता है तो उसको मैनेज कैसे करना है। अगर मान लीजिए वाइल डायलेट जब कर रहे हैं, डायलेटिंग के टाइम पे अगर मान लीजिए ये छेद निकलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है कि अगर मान लीजिए कुछ परेशानी होगी तब डील करी जाएगी। और वाइल सक्शनिंग अगर ये लगता है कि कहीं आंत तक पहुंच गए हैं, हम आंत में कहीं इंजरी कर दी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इमीडिएट लेप्रोटोमी। आप पेट खोल के देखेंगे कि इसकी टिप कहाँ गई थी, आंत का कौन सा हिस्सा इसके संपर्क में आया था, और जो हिस्सा संपर्क में है उसको हम चेक करके देखेंगे आंत में कहीं छेद तो नहीं निकला। क्यों, अगर आंत में छेद निकल गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पेशेंट किस में चला जाएगा, पेरिटोनिटिस में चला जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी में चले गए हम, पेरिटोनियल कैविटी में चले गए और वहां पर अगर मान लीजिए आंत में अगर कोई छेद हो जाता है तो पेरिटोनिटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं एमवीए के बारे में थोड़ी, है ना। एमवीए, इसको शॉर्ट में एमवीए लिखते हैं ना, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। तो मैनुअल, मेन्यू नाम जहां पर भी आता है, मेन्यू मीन्स हैंड, हाथ की सहायता से, वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर बनाना, और एस्पिरेशन मतलब एस्पिरेट करना, सक्शन या चूषण दाब के द्वारा खींच के बाहर निकालना। ठीक है, ये कहाँ करते हैं तो कॉमनली रूरल सेटिंग में करा जाता है। कितने सीसी की सिरिंज आप यूज लेंगे तो 60 ml सिरिंज काम में ली जाती है। ठीक है, कैनुला 6 से 12 नंबर का कैनुला काम में लिया जाता है। प्रेशर कितना काम में लेते हैं तो प्रेशर इज 660 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये 600 से 660 के बीच में ही हम लोग वेरी कर रहे हैं। ठीक है, कब तक कर सकते हैं तो ये अप टू 12 वीक्स तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एमवीए के बारे में हो गया। ये सिरिंज है, इस सिरिंज में क्या आपने कैनुला लगाया, आगे टिप लगाई और खींच लिया। खींचने में प्रेशर कितना जनरेट करना होता है, 660 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी का प्रेशर चाहिए हमें मिनिमम टू सक्शन एंड इवैक्यूएशन, है ना। ये मैन्युअली आपने क्या करा है, इवैक्यूएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन आपको कब करना चाहिए तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करना चाहिए विद इन 3 वीक्स ऑफ मिस्ड पीरियड। सिंपल हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं वो कितने दिन की मानते हैं, आइडियली सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं हम 28 दिन की। ठीक है, 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ये 28 दिन की साइकिल मानते हैं। तो ये डे 0 और ये डे 28 कंप्लीट मानते हैं। 14 दिन का हम मानते हैं, 14वें दिन पे हम आइडियल मानते हैं। ये आइडियल सिचुएशन है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। 14वें दिन पे हम मानते हैं, 14 डे पे हम मानते हैं ओवुलेट होता है, और आइडियली हम ये मानते हैं कि 14 डे पे ही प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो अब क्या है, पेशेंट आपके पास में कब आएगी, पेशेंट आएगी 28 डे पे, उसका एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुएशन का डे था, एमसी का डे था, बट यहां पर उसको मेंस्ट्रुअल्स आए नहीं, तब वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेगी। अब 28वें दिन अगर मान लीजिए उसके पास में उसके मेंस्ट्रुअल नहीं आया, तब वो आपके पास में आएगी, तब आपको ये मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करना है, तो +3 वीक्स, है ना। और प्रेगनेंसी हम कब से मानते हैं, प्रेगनेंसी मानते हैं हम यहां से, तो 4 सप्ताह तो ये और 3 सप्ताह ये, है ना। 28 दिन मतलब 4 सप्ताह, 4 वीक्स, और रेगुलेशन के लिए आपको कितने चाहिए, 3 वीक्स। ठीक है, तो अगर यहां पर पूछा जाता है तो 3 वीक्स, और टोटल ड्यूरेशन पूछा जाता है तो ये टोटल कितना हो जाता है, 7 वीक्स। ठीक है, तो विद इन 3 वीक्स ऑफ मिस पीरियड हमें मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करना होता है, और 7 वीक्स फ्रॉम एमनोरिया। 7 वीक्स फ्रॉम एमनोरिया क्यों मानते हैं, क्योंकि लास्ट जो पेशेंट से हम क्या पूछते हैं कि व्हाट वाज योर LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या थी आपकी, है ना। तो उससे ये लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट पीरियड की डेट ये यहाँ से लेके 28वें दिन पे उसको वापस आना चाहिए था, तो हम प्रेगनेंसी की डेट टाइम तो यहाँ से मानते हैं ना, तो 4 सप्ताह तो ये और 3 सप्ताह ये, तो 7 सप्ताह।
मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए सिरिंज जो यूज करी जाती है दैट इज 50 ml सिरिंज। अब हम कुछ दवाइयों के नाम देखते हैं। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मेडिकल ड्रग्स के बारे में देख लिया, ड्रग्स के बारे में बाद में हमने देख लिया सक्शन और इवैक्यूएशन कैसे करना है, मैन्युअली इवैक्यूएट कैसे करना है, ये चीजें हमने सीख ली। और उसके बाद में हम देखते हैं वापस से कुछ सर्टेन दवाइयों के बारे में जिनके बारे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉमनली रूटीनली यूज भी करी जाती हैं। तो उनके एनालॉग, उनके नेम, उनको कैसे दिया जाता है, उनकी प्रॉपर डोजिंग क्या है और क्या उनकी मैक्सिमम डोज जो कि दी जा सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PGF2 अल्फा। इसका नाम क्या है, तो ये इसको हम नाम से जानते हैं, कार्बोप्रोस्ट के नाम से जानते हैं। और कैसे दिया जाता है, तो ये इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, IM इंजेक्शन दिया जाता है इसका। इसकी रिक्वायर्ड डोज क्या है, तो 250 mg इसकी रिक्वायर्ड डोज है। और मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं इसकी, हम 10 मैक्सिमम डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट इज PGE1 एनालॉग्स। PGE1 एनालॉग का प्रॉपर नाम क्या है, जिस नाम से हम जानते हैं उसको हम जानते हैं गेमिप्रोस्ट। गेमिप्रोस्ट क्या होता है, तो गेमिप्रोस्ट इज वेजाइनल पिसारी। वेजाइनल रूट से वेजाइनल पिसारी के द्वारा हम देते हैं इसको। इसकी डोज क्या है, 1 mg की इसकी डोज है। मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, 5 डोज हम इसकी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज PGE1। ये PGE1 एनालॉग्स हैं और ये PGE1 है। PGE1 को हम किस नाम से जानते हैं, मीजोप्रोस्ट के नाम से जानते हैं। कैसे दे सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली भी दे सकते हैं और पर वेजाइनली भी दे सकते हैं। पर वेजाइनल मतलब PV। डोज क्या है, 200 माइक्रोग्राम्स टू 800 माइक्रोग्राम्स हम दे सकते हैं। और इसकी कितनी डोज दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 इसकी डोज मैक्सिमम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज PGE2। PGE2 का दूसरा नाम क्या है, डायनाप्रोस्ट। कैसे दिया जाता है, डायनाप्रोस्ट इज गिवन वेजाइनली, है ना, डायनाप्रोस्ट इज गिवन वेजाइनली। और इसकी रिक्वायर्ड डोज क्या है, 20 mg। उसके बाद में हमने बात कर ली ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बाद में हम लोगों ने एक नाम देखा था, इथाक्रिडिन। ये इथाक्रिडिन क्या होता है, तो एक्स्ट्रा एमनियोटिक हमें इथाक्रिडिन डालना होता है। किसके द्वारा डालते हैं, फोली कैथेटर जो होता है ना, फोलीज कैथेटर, उसकी सहायता से ये इथाक्रिडिन डालते हैं। ये क्या एक्रिडिन एनालॉग है, ठीक है, एक ऐसा एनालॉग है जो कि क्या करता है, हमें लेबर इंड्यूस करने में या फिर जो MTP करने में हेल्प करता है। इसकी डोजिंग क्या होती है, तो ये 0.1% इथाक्रिडिन यूज करा जाता है 10 ml इन 2 वीक्स, है ना। अगर मान लीजिए 7 वीक की प्रेगनेंसी है ना, 7 वीक का गेस्टेशन है, तो आपको कितना देना है, 10 × 7 = 70 ml आपको ये यूज करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं इसकी हम, 150 ml, मतलब 15 वीक्स तक ये यूजफुल है आपके लिए। फोली कैथेटर हम डालते हैं, उसके बाद में 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे में जो अबॉर्शन है वो बिगिन हो जाता है। दवाइयों के बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रिडिन के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रिडिन क्या होता है, तो इथाक्रिडिन क्या होता है, ये एक्रिडिन का एनालॉग है जो कि MTP में यूज करा जाता है। तो इसकी कितने % में जो कंसंट्रेशन यूज करी जाती है, दैट इज 0.1% ऑफ इथाक्रिडिन इज यूज्ड मेडिकली, ठीक है, 0.1% ऑफ इथाक्रिडिन इज यूज्ड। अब इसकी डोज कैसे डिसाइड करोगे कि कितना इथाक्रिडिन देना है ना, तो डोज डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 10 ml मल्टीप्लाई इंटू गेस्टेशन, 7 वीक का गेस्टेशन है तो 7 × 10 = हो गया 70 ml आपको क्या करना है, उसमें डालना है। डालना कैसे है, हम लोग पहले फोलीज कैथेटर डालेंगे और फोलीज कैथेटर में ये डालते हैं, ठीक है। फोलीज कैथेटर डालते हैं, फोलीज कैथेटर डाल के हम वेट करते हैं 4 to 6 आवर्स, और अबॉर्शन है वो 12 से 48 घंटे में हो जाता है। दूसरी चीजें क्या होती है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जैसे यूरिया या हाइपरटोनिक सेलाइन जो है वो भी हम डाल सकते हैं। वो इंट्राइम्यूनिटिकली डालना होता है, उससे क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी, प्रैक्टिकली हमारे लिए जरूरी चीजें हैं जिनको जानना। एक तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होनी चाहिए,
प्रेगनेंसी यूएसजी के द्वारा उसके वीक्स कंफर्म होने चाहिए। यूएसजी से वीक्स कंफर्म करने के बाद में आप पेशेंट से उसकी हिस्ट्री वाइज आप चेक करेंगे, प्रोडक्ट ये वीक्स ऑफ गेस्टेशन है वो आपको कंफर्म करने होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ज़्यादा वीक्स हैं गेस्टेशन के और अगर ये विदाउट अगर सेकंड डॉक्टर्स ओपिनियन अगर ये करा जाता है तो ये मेडिको लीगली क्या है, दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत ही कॉमनली और बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। थैंक यू।